जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज है 30 जनवरी। आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो इसीलिए गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना ज़रूरी है कि जैसे असैसिनेशन जो है महात्मा गांधी जी का वो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इसमें रिलीजियस जो एक टच है वो भी आ जाता है, क्योंकि नथुराम गोडसे जिन्होंने असैसिनेट किया था गांधी जी को, वो एक हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप के थे। और वो यहाँ पर बेसिकली गांधी जी का जो विजन था सेक्युलर स्टेट को लेकर या इंक्लूसिव इंडिया को लेकर, ये काफ़ी अलग था। और इसी वजह से जो आक्रोश है उसमें आकर गांधी जी का असैसिनेशन जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हिंदू इंटरेस्ट है उसको गांधी जी अपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो भी यहाँ पर बन चुका था, जो कि रिलीजियस ग्राउंड पर था। उसी के साथ साथ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट भी उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हुए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी जो है वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, है ना, मतलब पहली कम्युनल वायलेंस जो है वो तो चल ही रहा था। उसी के साथ साथ जो गांधी जी है, प्रेयर मीटिंग हो रही थी, उस दौरान गांधी जी जो है वो आते हैं और सीधा नथुराम गोडसे जो बंदूक है वो तानते हैं और जो गोलियां है वो चला देते हैं। अब 30 जनवरी जो प्रेयर मीटिंग हुई थी दिल्ली में, गोडसे फायर करते हैं 3 पिस्टल गांधी जी पर, और उसी के साथ साथ उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बेसिकली पता रहना चाहिए। अब देखिए, एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएस से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है, तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए आते हैं हम फर्स्ट आर्टिकल पर। देखिए, यहाँ पर जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो पेज 1 से लेकर अगर हम एडिटोरियल्स को छोड़ देते हैं तो बाकी न्यूज़ इतनी कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर एडिटोरियल की सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, ग्रोथ मेनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि मतलब इंडिया जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इवन 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जो है उसका पोटेंशियल इंडिया रखता है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हो जाएगी इकोनॉमी 2024 तक, ऐसा कहा था। उसी के साथ साथ जो वेरियस राज्य है हमारे देश में, वो भी यहाँ पर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, मतलब हर कोई क्या बात कर रहा है कि हम इतनी इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो जल्दी ही बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि हमें जब इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जब हमें ओवरऑल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ सकते हैं? जो लोग हैं यहाँ के, जो पीपल है, उनको आगे बढ़ाकर। तो लोगों को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे? उनकी जो इनकम है उसको आगे बढ़ाकर। अब हाल ही में हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के बारे में देखा था, जहां पर इनइक्वालिटी जो है वो कम हुई है, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट के हिसाब से वो रिपोर्ट हमें देखने को मिली थी। गिनी कोएफिशिएंट अगेन रिवाइज अगर कर ले, 0 मतलब क्या है? कंप्लीट इक्वालिटी, और 1 मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर जो रिडक्शन है वो देखने को मिला था, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो कम होती हुई नजर आई थी। लेकिन वहां पर हमने डिस्कशन किया था कि भाई जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, इनइक्वालिटी जो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिल रही है, वो जो टैक्स पेयर्स है उनकी बात की गई है, उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। अब उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए इस आर्टिकल में जो रूरल वेज रेट है वो लाया गया है, और यहाँ पर उन्होंने उस पर कटाक्ष भी किया है कि भाई यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पर रूरल वेज रेट्स यहाँ पर लेने वाला हूँ जो लेबर ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके का सिर्फ टैक्स पेयर्स को इंक्लूड किया जाए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो रूरल वेज रेट्स है वो देखे जाते हैं। तो देखिए क्या है ना, किस किस आर्टिकल का एक्सटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और द हिंदू है इसलिए क्रिटिसिज्म जो है वो भी देखने में बड़ा मजा आता है। तो रूरल वेज रेट यहाँ पर बेसिकली बात क्या की गई है कि जो रूरल वेज रेट मतलब क्या है, जो गांव में जो वेजेस दिए जाते हैं, मतलब हम यहाँ पर अगर आप पिरामिड की बात करें, और पिरामिड इस तरीके का कि अमीर गरीब गरीब गरीब, तो यहाँ पर बॉटम लेवल जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। तो लेबर ब्यूरो डेटा यहाँ पर भले ही हम ले रहे हैं, ऐसा इनका ऑथर का कहना है कि भले हम रूरल जो वेजेस रेट है वो ले रहे हैं, किस आधार पर? तो लेबर ब्यूरो के डेटा पर ये सिर्फ आदमियों का, जो मेल है उनका डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये अभी भी जो फीमेल है उनका, विमेन वर्कर्स जो है उनका डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसमें भी खामी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं कि जितना मेल का बड़ा है उतना ही फीमेल का बड़ा होगा, ऐसा यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम आंकड़ों पे अगर नजर दें, क्योंकि आंकड़े क्या होता है ना, कभी कभार आपको ट्रेंड यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि भाई ये कैसा ट्रेंड रहा है, तो इसे ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए।
तो इसमें रियल वेज रेट जो है वो ग्रो हुआ है 4.6 ओवर द 9 ईयर्स। 9 साल में सिर्फ 4.6% जो है वो यहाँ पर रियल वेज रेट ग्रो हुआ है। कंपेयर्ड वेजेस एग्रीकल्चर वर्कर, रियल वेज रेट जो है नॉन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, मतलब जो एग्रीकल्चर में है उनका तो 5% से भी कम ग्रो हुआ है। जो नॉन एग्रीकल्चर इसमें, कंस्ट्रक्शन इसमें है, वो भी यहाँ पर काफी कम ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। 6 इकोनॉमिक सेंसस अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट 51.7% ऑफ एम्प्लॉयड इन रूरल इंडिया, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आर नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो समझ रहे हो आप, इससे भी कम, ये जो आंकड़ा इससे भी कम नॉन एग्रीकल्चर वर्कर का इनकम ग्रो हुआ है। आप आसान शब्दों में इनकम समझ लीजिए जो ग्रो हुए। समझ लीजिए पहले अगर 100 रुपए कमा रहे थे तो अब 104 रुपए जो है वही कमा रहे हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चर है तो 104 से भी कम कमा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप, 10 साल में सिर्फ 4 रुपए जो है वो कीमत बढ़ी है, या वेज इनकम जो है वो बढ़ा है। ये क्या इंप्लाई करता है, 35% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है रियल वेज नॉट ग्रोन सिंस 2014, ग्रो नहीं हुआ है, ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर अगर इनकम ग्रो नहीं हो रही है तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, और अगर ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो इनइक्वालिटी कितनी ग्रो हो रही होगी, और अगर इनइक्वालिटी इतनी ग्रो हो रही है तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि सही सोसाइटी फॉर्म हो रही है, कि हम यहाँ पर 5 ट्रिलियन पहुंचे, 10 ट्रिलियन पहुंचे, 20 ट्रिलियन पहुंचे। मतलब क्या बनता है, अगर जो बॉटम लेवल पर लोग हैं उनकी ही आय हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो 14 to 23 रियल पर कैपिटा इनकम जो है बाय 37 रियल वेज जो एग्रीकल्चर लेबर का वो लेस देन 5% इंक्रीज हुआ है। मतलब कि यहां से हमें डेटा मिल रहा है कि भाई इनइक्वालिटी जो है, जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर कम हुई है, कम हम कुछ नहीं हुई है, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है उल्टा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जो अमीर है, जैसा हमने उस आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब की इनकम बढ़ रही है लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ रही जितनी अमीर की बढ़ रही है ना। तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी मैटर क्यों करता है, क्यों हम यहाँ पर बात करें इनइक्वालिटी, बढ़ने दो ना, अमीर को बहुत अमीर होने दो, बढ़ने दो, 10 ट्रिलियन होने दो, है ना। लेकिन क्यों इनइक्वालिटी मैटर करती है, तो इसके 2 कारण है। सबसे पहला तो है कि यहाँ पर अनइक्वल सोसाइटीज जो है वर्स्ट फॉर्म एंड सोशल पैथोलॉजी यहाँ पर क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पर जब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक हेट्रेड डेवलप होता है। जैसे रिलीजन कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वैसे ही अगर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है तो उससे एक हेट्रेड डेवलप होता है जो रिच है उनके अगेंस्ट में, और जिससे जो वायलेंस है वो बढ़ता है, जो डिसीजेस है वो यहाँ पर बढ़ते हैं, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। 3 बहुत बड़े कारण है कि इनइक्वालिटी क्यों मैटर करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अमीर है उनको डर लगा रहेगा कि यार गरीब कब उठाव कर दे, क्योंकि गरीब ज्यादा नंबर्स में है, कब वो उठाव कर दे, कब वो विद्रोह करे। इसके वजह से जो अमीर है वो क्या करते हैं, फेंसिंग क्रिएट करते हैं खुद के बहुत ही, फेंसिंग क्रिएट करते हैं, एक कैसल, अर्बन कैसल को यहाँ पर क्या करते हैं, मोट्स बिल्ड करते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अमीर है और जो गरीब है उनमें कम्युनिटी गैप यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इनइक्वालिटी जो है वो कलेक्टिव एक्शन लेने में सक्षम नहीं होता है, कलेक्टिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है ना, क्योंकि गैप बढ़ गई है। तो ये इसलिए हमको यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है मैटर करती है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं, पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प इन पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पर अगेन बात क्या की जा रही है कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, जो भी डिसीजेस आते हैं, तो जब डिसीज आता है उस समय पर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अस्पताल बना देंगे, हम नए अस्पताल बना देंगे, हम सब्सिडाइज ट्रीटमेंट कर देंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो और ज़्यादा सक्षम बना देंगे, ये इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, वो इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो लेकर आ जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या है, पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है वो यहाँ पर रखा जाता है, पॉपुलिस्ट हेल्थ पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर रखी जाती है, और ये जो मेजर्स यहाँ पर लिए जाते हैं इसका कोई इम्पैक्ट सही तरीके से हमारे जो डिसीजेस है या सोसाइटी पर नहीं पड़ पाता है ना। अब ये जब किया जाता है, मतलब समझ लीजिए क्या है कि बहुत बड़ा कोई बर्डन आ गया, है ना, बहुत बड़ा बर्डन आ गया। अब समझ लीजिए कि जो टीबी है वो अगर बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, तो बहुत तेजी से बढ़ने लगने की वजह से क्या है, पॉपुलिस्ट जो सरकारें हैं वो क्या करेगी, चलो बा टीबी सबको मुफ्त, हमारे तरफ से सब टीबी, गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, इससे टीबी क्या सही हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अस्पताल तो उतने ही है, डॉक्टर्स तो उतनी है, जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास साधन उतने नहीं है। उस वजह से क्या होता है, सिर्फ बजटरी जो बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ जाता है ना। और ये अगर इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो भी सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो बोलने में जो पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं उसी में सारी चीजें रह जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में काफी प्रॉब्लम आता है। अब ये होने के बाद जो मेन मुद्दा है वो क्या है,
प्रिवेंट करना, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सरकारें जो है वो क्योर पर फोकस करती है, क्योंकि यही चीज जो लोग हैं उनमें उनको ज्यादा पॉपुलर बनाएगी। प्रिवेंशन अगर कर लिया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम ही खड़ी ना हो तो सरकार सॉल्व कर रही है ये कहाँ से बाहर आएगा, इसलिए प्रिवेंशन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। प्रिवेंशन मतलब क्या, इसमें सैनिटेशन सही तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरा बना, डिसीज सर्विलेंस सही तरीके से होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर प्रिवेंशन हो जाएगा, प्रिवेंशन हो गया तो फिर सरकार वोट किस बात पर मांगेगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब डेंगू का यहाँ पर केस लिया जा रहा है। देखिए डेंगू जो है वो केसेस जैसे ही बढ़ते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो है मोबिलाइज हो जाते हैं कि भाई मशीनरी सेटअप करेंगे, रिलीफ कैंप सेटअप करेंगे, लोगों को, डॉक्टरों को गांव गांव में भेजेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन उसकी इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो तो अवेलेबल नहीं है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है ना। तो यहाँ पर इसको प्रिवेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इस तरीके की चीज़ें करना, इस तरीके की हरकतें करना, प्रिवेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि डेंगू मेरे को 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। प्लेटलेट जिस तरीके से गिरते हैं, क्योंकि कोई उसका इलाज नहीं है, तो प्लेटलेट कितने गिर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उस बेसिस पे सारी चीज़ें चलती है। तो लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, जो एग्जिस्टिंग डेंगू वैक्सीन है वो अंडरस्कोर नीड फॉर मोर रिसर्च। किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी अभी डेंगू की वैक्सीन जो है उस पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ना। जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि मॉस्किटो की वजह से फैलता है, तो मॉस्किटो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उस पर सारी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब डेटा देखिए, डिस्पाइट हैविंग सेम मेडिसिन टू फाइट ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया ने रिपोर्ट किया 21.4 लाख टीबी केसेस, ज़्यादा टीबी केसेस हो रहे हैं, 18% इंक्रीज हुआ है टीबी में। वही अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो वहां पर सिर्फ 8,331 टीबी केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। समझ रहे हो आप, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है इसके तहत ये बताया जा रहा है कि सेम वैक्सीन रहने के बावजूद इंडिया में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, यूएसए में कम हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन डीपली लिंक विद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पोवर्टी, सैनिटेशन एंड ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, यूएसए में कम है। तो मतलब वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन वैक्सीन ही अगर आ गई तो सब कुछ प्रिवेंट हो जाएगा क्या, जी नहीं। यहाँ पर आपको बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, गरीबी, सैनिटेशन, ये सब पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ बोली जा रही है। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ नीड मल्टीपल फैसेट, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, पॉलिसी मेकिंग सही तरीके की होनी चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ होना चाहिए, एनवायरमेंटल हेल्थ होना चाहिए, सारे क्रूशियल फैक्टर्स है। अब पब्लिक हेल्थ से सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर पब्लिक हेल्थ जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं। तो इसमें सकारात्मक तरीके से जो सरकार है उन्होंने पॉपुलिस्टिक मेजर छोड़ के जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। रिस्क ऑफ यहाँ पर डिसकनेक्शन फ्रॉम द पब्लिक, साइंटिफिक एविडेंस, लॉन्ग टर्म गोल्स जो है डिसकनेक्ट पब्लिक हेल्थ फ्रॉम इमीडिएट नीड ऑफ पॉपुलस, है ना। तो ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज किया जाना चाहिए अकाउंटेबिलिटी के साथ, मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल रखना चाहिए कि भाई दोबारा उतने केसेस ना हो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एंड पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर चैलेंज जो है वो रहना चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी विद एविडेंस बेस्ड लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी जो है वो रहे, ना कि शॉर्ट टर्म उन्होंने पॉपुलिस्टिक मेजर्स दे दिए और काम हो गया, तो ये ध्यान में रखिए। देन अर्ली न्यूट्रिशन इम्पैक्ट, देखिए यहाँ पर स्टंटिंग की बात की जा रही है। स्टंटिंग अगेन, यहाँ पर स्टंटिंग मतलब क्या होता है, आपकी जो हाइट है एज के हिसाब से वो कम रह जाए, उसको हम कहते हैं स्टंटिंग, ठीक है। तो स्टंटिंग की वजह से आर्टिकल में बात की जा रही है कि साइकोलॉजी पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें बोली जा रही है कि भाई अगर आप अगर स्टंटिंग कोई बच्चे को हो रहा है तो उसकी जो स्किल्स है उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। उसकी जो रिटेंशन पावर है उस पर भी असर पड़ता है, जो पढ़ाई कर रहा है उस पर भी असर पड़ता है, सारी चीज़ों पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर उसके असर पड़ता है। और यही चीज़ जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी हैम्पर करती है। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मेजर्स है वो इस तरीके से लेना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला था कि स्टंटिंग को 2%, 3% ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन वो भी अचीव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। स्टंटिंग स्टिल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग जो उसको प्रमोट किया जाए, है ना। कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग 2 ईयर्स के लिए रहना चाहिए, और 6 महीने का जैसे ही बच्चा हो जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी भी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड डाइट, डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच जो है वो यहाँ पर डाइट प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि भाई न्यूट्रिशन डाइट क्या होता है। हालांकि पोषण अभियान ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसका जितना असर पड़ना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। तो ये 2 आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, स्टंटिंग को किस तरीके से बनाया जाए और स्टंटिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया, है ना।
अलग मतलब यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टंटिंग जो है वो सब में यहाँ पर पीछे ही रहेगा बच्चा, तो ये यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। और इसका इंडिया पर भी काफ़ी क्रिटिकल असर जो है वो पड़ता है। चाइल्डहुड न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना हो तो एजुकेशन पे भी असर पड़ता है, और एजुकेशन पे असर पड़ेगा, फाउंडेशन पर असर पड़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेसिकली देखी जा रही है। तो ये था हमारा पूरा न्यूज़पेपर। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।